फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसडी यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसडी 002 के खंड 1 में इकाई 3 भारत तेंदु हरिश्चंद्र और मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा और शिल्प, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा और काव्य शिल्प। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। भारतेंदु हरिश्चंद्र और मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा और शिल्प में मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा और काव्य शिल्प के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु के पश्चात कुछ समय बाद ही यह भावना जोर पकड़ने लगी कि गद्य और पद की दो भाषाएं नहीं होनी चाहिए। खड़ी बोली जो कि अभी तक छीड़ परंपरा थी, उसकी ओर भी लोगों का ध्यान जाने लगा। कबीर, नामदेव, अमीर खुसरो के बाद इंसान ने अपनी कहानी रानी केतकी की कहानी में खड़ी बोली और पद उर्द छंदों में रचे थे। नजीर अकबरवादी ने भी कृष्ण मीरा संबंधी पद खड़ी बोली में रचे थे। इसी प्रकार भारतेंदु की मृत्यु के बाद भाषा का यह मसला अब जोर पकड़ने लगा। तब खड़ी बोली को पद के लिए अपनाने के लिए एक आंदोलन ही उठ खड़ा हुआ। खड़ी बोली को तीन छंद प्रणालियां लोगों के सामने थी। हिंदी की कवित सवैया की प्रणाली, उर्द छंदों की प्रणाली और लावनी का ढंग। मुजफ्फरपुर के बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री खड़ी बोली का झंडा लेकर उठे। संवत 1845 में उन्होंने खड़ी बोली आंदोलन की एक पुस्तक भी छपवाई, जिसमें उन्होंने जोर शोर से यह राय व्यक्त की कि अब तक जो कविता हुई वह तो ब्रज भाषा की थी, हिंदी की नहीं। हिंदी में भी कविता हो सकती है। वे भाषा तत्व के जानकार न थे, उनकी समझ में खड़ी बोली ही हिंदी थी। इन सबके बावजूद भारतेंदु के सहयोगी कवि नए विचार, नए विषयों की ओर और प्रवृत्त हुए, पर भाषा उन्होंने ब्रज ही रखी। खड़ी बोली में नए विचार, नए विषयों और स्थानीय रंगों का पुट लेकर हिंदी के लावनी, ख्याल जैसे छंदों में सर्वप्रथम पूर्ण रचना लेकर सामने आने वाले कवि थे श्रीधर पाठक और उनकी रचना एकांतवासी योगी, जो वस्तुतः था तो ओलिवर गोल्ड स्मिथ की कृति द हर्मिट के अनुवाद का, लेकिन उनमें जो स्वच्छंदता, प्रकृति के स्वभाव रूप थे, वे कविता के उसकी रूढ़िबद्ध पद्धति और प्रणाली से बिल्कुल अलग नई जमीन पर लाकर खड़ा करके दिखा रहे थे। इसी पृष्ठभूमि में मैथिली शरण गुप्त ब्रज भाषा के संस्कारों के साथ साहित्य क्षेत्र में आए और शुरू की रचनाएं ब्रज भाषा में ही की, लेकिन शीघ्र ही महावीर प्रसाद द्विवेदी संपर्क में आने पर वे खड़ी बोली के काव्य रचना करने लगे। दरअसल महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन करना खड़ी बोली काव्य भाषा की स्थापना की दिशा में एक निर्णायक एवं निर्देशित कदम था। उन्होंने शीघ्र ही अपने प्रभाव से नए कवियों का एक ऐसा संगठन तैयार कर लिया जो उनके निर्देशानुसार खड़ी बोली में काव्य रचना करने को उत्सुक भी थे और कविता में सुधार लाने को भी। द्विवेदी जी ने स्वयं ब्रज भाषा से काव्य रचना की शुरुआत की थी। शीघ्र ही वे स्वयं खड़ी बोली में लिखने लगे। काव्य भाषा के परिष्कर, काव्य शैली के निर्धारण के बारे में उनके अपने मत थे। आचार्य शुक्ल के शब्दों में सरस्वती के संपादन काल में उनकी प्रेरणा बहुत लोगों से नए खड़ी बोली में कविता करने लगे। उनकी भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके वे सरस्वती में दे दिया करते थे। इस प्रकार लगातार संशोधन से धीरे धीरे बहुत से कवियों की भाषा साफ हो गई है। उन्हीं नमूनों पर और लोगों ने भी अपना सुधार किया। मैथिली शरण गुप्त ने 1903 से सरस्वती में अपनी कविताएं भेजनी शुरू की थी और इस पत्रिका में 1920 तक उनकी कविताएं प्रकाशित होती रही। दरअसल काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली के स्थापन का यह प्रारंभिक दौर था, जिसमें खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में अपने पांवों पर खड़ा होना सीख रही थी। इसी दौर की रचना है मैथिली बाबू की भारत भारती। इन पंक्तियों को पढ़ते समय क्या आपको ऐसा नहीं रहा कि यह तो निरी गद्य पंक्तियां हैं, इनमें
कविता कहाँ है। गद्य भाषा की तरह व्याकरण सम्मत पूरे वाक्य, न अलंकार, न बिंब योजना, न व्यंजना, न लक्षणा, एक स्तरीय अर्थ, ये सब बातें आज के काव्य भाषा की तुलना में चाहे आपको अटपटी लगे, लेकिन उस दौर में खड़ी बोली काव्य का और मैथिली बाबू की काव्य भाषा का भी यह प्रारंभिक चरण था। जब वे द्विवेदी जी के प्रभाव में बोलचाल की और गद्य की भाषा का काव्यानुसरण कर रहे थे, तब डॉक्टर नामवर इस पर विचार करते हुए आगे कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक हिंदी कविता के आरंभिक काल में मैथिली शरण गुप्त सहित अधिकांश कवि लिखित गद्य को ही बोलचाल की भाषा समझते थे। कविता के अंदर गद्य के समान पूरे वाक्य रखने का प्रयास इसी समझ का परिणाम है। दूसरी ओर आचार्य शुक्ल इसे मैथिली शरण के काव्य विकास का प्रथम चरण मानते हुए सरस्वती में प्रकाशित अधिकांश कविताएं तथा भारत भारती इस अवस्था की रचना के उदाहरण है। ये रचनाएं काव्य प्रेमियों को कुछ गद्यवत, रूखी और इतिवृत्तात्मक लगती है। इसमें सरस और कोमल पदावली की कमी भी खटकती थी। बात यह है कि यह खड़ी बोली के परिमार्जन का काल था। आचार्य शुक्ल ने मैथिली चरण गुप्त के काव्य भाषा के विकास के अन्य दो चरण भी रेखांकित किए हैं। इनमें अनंतर गुप्त जी ने बंग भाषा की कविताओं का अनुशीलन तथा मधुसूदन दत्त रचित ब्रज गना, मेघनाथ वध आदि का अनुवाद, उबड़ खाबड़ और अपव्यवहारित संस्कृत शब्दों की ठोकरें कहीं कहीं विशेषतः छोटे छोटे छंदों के चरणांत में अब भी लगती है। भारत भारती और बैताली के बीच की रचना इसी दूसरी अवस्था के उदाहरण में ली जा सकती है। निश्चय ही यहाँ भी इतिवृत्तात्मक है, पूरे वाक्य का व्याकरण सम्मत है, गद्य का विधान वैसा ही है, किंतु प्रकृति का रूप कुछ कुछ स्वच्छंदता का एहसास लिए हुए है। गुप्त जी के काव्य और विकास का तीसरा चरण वह है कि जब छायावादी काव्य अपने उत्कर्ष पर हैं, गुप्त जी भी प्रगीत और मुक्तक रचना की ओर प्रवृत्त होते हैं। साकेत और यशोधरा इस दौर की प्रतिनिधि रचनाएं कही जा सकती है। उनमें उनकी काव्य भाषा से पहले की अपेक्षा काफी निखार आया है। गुप्त जी के काव्य भाषा पर दो प्रकार के स्पष्ट विभिन्न विचार विद्वानों ने प्रकट किए हैं। एक तो वे आलोचक विद्वान हैं जो यह मानते हैं कि उस युग में वक्त की सबसे बड़ी जरूरत आराम से बैठकर काव्य कला के नियमों को गढ़ना या कला को तलाश करना, मांझ कर चमकाने की नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन और नव जागरण को दिशा देने की थी, जनता को जागृत करके देश हित की ओर प्रेरित करने की थी। और ऐसी परिस्थितियों में मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा एक जन भाषा के रूप में दिखाई पड़ती है। उसकी सरलता, सहजता सहज पाठकों से संप्रेषणीय हो सकने में सहायक का काम करती है। इसलिए ऐसे आलोचक उन्हीं ऐसी इतिवृत्तात्मक काव्य भाषा के कारण जन साधारण का कवि या जन संवाद कला के अप्रतिम उदाहरण के रूप में देखते हैं। किंतु दूसरी ओर वे विद्वान जिनका मानना है कि श्रीधर पाठक एकांत योगी के द्वारा खड़ी बोली में जिस काव्य की रचना की शुरुआत की थी, जिसमें काव्य भाषा लोक छंदों के आधार पर बोलचाल की लय के साथ जन भाषा बनने की भावनाओं को इंगित करती है, उसका विकास आगे नहीं हो पाया और गुप्त जी इस परंपरा को नहीं अपनाया, बल्कि काव्य रचना की दिशा में श्रीधर पाठक के जीवंत परंपरा को प्रकृत दिशा में आगे बढ़ाने के स्थान पर ऐसी ही दिशा में मोड़ दिया गया, जहां खड़ी बोली अपनी लोच खोकर पद पथ पर बढ़ चली। बोलचाल की भाषा और गद्य की भाषा वस्तुतः एक नहीं होती है। गद्य की भाषा बातचीत की भाषा का व्यवस्थित रूप होता है, जिसकी इकाई वाक्य होती है, जो व्याकरण सम्मत होती है। दूसरी ओर बोलचाल की भाषा निद्वंद कड़ मस्त हवा के झोंकों की तरह 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 के रंगों में रंगी हुई मुहावरे, लोकोक्तियों, लोक छंदों, लोक जीवन के स्पर्श के लिए होती है। इस रूप में यदि देखें तो गुप्त जी की भाषा बोलचाल की नहीं बल्कि गद्य की भाषा प्रतीत होती है। गुप्त जी की काव्य भाषा की कमजोरियों की ओर इशारा करते हुए डॉक्टर नामवर सिंह लिखते हैं कि पर काव्य में
इस भाषा की एक सीमा है, वह सीमा निरस्ता नहीं है जैसा कि आमतौर पर कहा जाता है। भाषा रागात्मक न सही तथात्मक तो है ही। तथात्मक होना दोष नहीं है, दोष यह है कि वह इकहरी है, इतनी संश्लिष्ट नहीं कि किसी वस्तु, दृश्य, घटना या जीवनानुभव को समग्र संकुलता में व्यक्त कर सके। इंद्रिय बोध से लेकर भाव बोध और विचार बोध के स्तरों तक जीवन व्यापार का अनुभव करा सके, उसका बिंब भी प्रस्तुत कर सके। गुप्त जी की इकहरी भाषा में यह क्षमता न थी कि वह इकहरापन वस्तुतः उनके भाव बोध और चिंतन में एकहरेपन का सूचक है। जो भी हो, यह बात तो तय है कि गुप्त की भाषा के रूप में खड़ी बोली को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसी भी काव्य भाषा के स्थापन की कसौटी पर उसको पाठकों द्वारा स्वीकार किया जाना भी होता है। इस दृष्टि से गुप्त जी काफी भाग्यशाली रहे, क्योंकि भारत भारती उन दिनों नवयुवकों युवतियों में देश प्रेम, राष्ट्रीय प्रेम की भावना को पुष्ट करने में काफी प्रभावी और प्रचलित रही। हालांकि आगे चलकर गुप्त भाषा में छायावादी प्रभाव के कारण व्यंजना बढ़ी, किंतु उनकी काव्य भाषा का मूल प्रभावी स्वर उनके अंतिम रचना काल तक ही वैसा ही बना रहा। इसके लिए यदि कोई मुख्य कारण है तो उनके चिंतन का इकहरापन ही। जहां तक काव्य रूप और छंद विधान का प्रथम प्रश्न है तो गुप्त जी की रुचि विशेषतः प्रबंधनात्मक खंड काव्य रूपों की ओर ही अधिक रही। उनके खंड काव्य रंग में भंग, जयद्रथ वध, शकुंतला, पंचवटी, शक्ति, सैरंध्री, वन वैभव, विकट भट्ट, नहुस, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, अजीत हिडिंबा आदि पौराणिक इतिहास के लिए कथानकों पर आधारित है। साकेत प्रिय प्रवास के बाद खड़ी बोली का दूसरा महाकाव्य माना जाता है। प्रबंधनात्मकता के कारण आई वर्णात्मकता का इनकी भाषा का इकहरेपन में अत्यधिक योगदान है। हालांकि गुप्त जी ने गीति काव्यों की रचना की, किंतु उनका मन प्रबंध काव्य जैसे काव्य रूपों में ही रमता दिखाई पड़ता है। काव्य वस्तु के चयन में भी उन्हें पौराणिक इतिहास में विचरण करना भला लगता है। काव्य रूप की दृष्टि से उनकी रचना साकेत महाकाव्य कहलाने की एक अदम्य इच्छा का प्रतिफलन लेकर साहित्य संसार में आई, लेकिन महाकाव्य की गरिमा से साकेत वंचित रही। साकेत चूंकि राम कथा का आधार लेकर लिखी गई है, इसलिए आलोचकों ने इसे वाल्मीकि, भवभूति, तुलसीदास आदि राम काव्य परंपरा में रखकर विश्लेषित करने की कोशिश करते हुए रामचरितमानस से इसकी तुलना भी की है। दूसरी बात है कि यदि वे इसे महाकाव्य कहा तो पारंपरिक महाकाव्य की निर्धारित विशेषताओं, लक्षणों के आधार पर ही इसे परखा जांचा गया। ऐसा लगता है कि हिंदी के लेखक की सामूहिक मानसिकता में राम जीवन के ऐसे प्रतीक के रूप में विद्यमान है जो उसे जब तक चुनौती देते रहते हैं, वह इस मिथकीय पात्र से अपनी जातीय पहचान जोड़ने रहने का प्रयत्न करता है। आपको याद ही होगा, आगे चलकर निराला ने राम की शक्ति पूजा जैसे महाकाव्यात्मक कविता लिखी, और अभी हाल में ही भगवान सिंह का अपने अपने राम उपन्यास भी चर्चा में रहा। स्वयं मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में लिखते हैं कि महाकाव्य की पारंपरिक भाषा के अनुसार मोटे तौर पर महाकाव्य जीवन का विराट चित्र प्रस्तुत करने का भागीरथ प्रयत्न करता है। इसमें कोई भी एक नायक केंद्र में होता है, उसके जीवन के विकास में सहायक अन्य सहायक पात्र होते हैं, कई उपकथाएं होती हैं, प्रकृति वर्णन होता है, सुखद दुखद स्थितियां होती है, प्रारंभ में ही मंगलाचरण, सरस्वती वंदना, संपूर्ण काव्य का विभिन्न निर्धारित सर्गों में बटे होना, प्रत्येक सर्ग का भिन्न छंद में वर्णन किए जाने जैसी तमाम रूढ़ियां होती है। इस दृष्टि से भी साकेत के महाकाव्य पर आलोचक विद्वान ने विचार किया है कि किंतु सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया है साकेत में नायकत्व की समस्या ने। आमतौर पर महाकाव्य का नायक कोई ऐसा चरित्र होता है जिसके इर्द गिर्द जिसके लिए कथा का समस्त ढांचा खड़ा होता है। पारंपरिक महाकाव्य में नायक की धीरोदत्ता या कुलीन क्षत्रिय होना एक स्वीकार्य रूढ़ी है। नायक को महान गुणों से भी संपन्न होना चाहिए। ऐसा नायक एक सफल महाकाव्य में
निश्चय ही अपनी जातीय भावनाओं और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। साकेत में नायकत्व की समस्या इसके राम कथा पर आधारित होने के कारण भी पैदा हुई। चूंकि गुप्त ने इसे लक्ष्मण और उर्मिला की कथा का विस्तार राम कथा के पृष्ठभूमि में किया है, इसलिए ये तीनों पात्र नायकत्व की उपाधि के अधिकारी बनते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन समाधान गुप्त जी के कथनों और गांधी द्वारा लिखे गए पत्रों से ही हो जाता है कि महाकाव्य में नायकत्व की अधिकारिणी उर्मिला है, क्योंकि इसकी रचना ही उर्मिला को प्रकाश में लाने के लिए हुई है। साकेत में भी सारी घटनाएं उर्मिला के विरह की भूमिका बनती दिखाई पड़ती है। 12 में से 2 पूरे सर्ग उर्मिला के विरह को समर्पित है। गुप्त जी का मानना है कि राम कथा में उर्मिला की उपेक्षा हुई है, उसी उपेक्षा की भरपाई करने के लिए उन्होंने उर्मिला को सजीव करने का प्रयत्न किया। संस्कृत महाकाव्यों के शास्त्रीय लक्षणों के आधार पर यदि देखें तो गुप्त जी ने इनका निर्वहन करने की कोशिश की और आरंभ में मंगलाचरण और सरस्वती वंदना है। सर्ग भी 7 से अधिक है। प्रत्येक सर्ग में छंद भी नया इस्तेमाल किया गया है। षड ऋतु वर्णन, पुरुषार्थ चतुष्य वर्णन, गिरि प्रांत, सरिता वर्णन के अलावा अस्तु संगठन, चरित्र चित्रण, भाव वर्णन, युग धर्म वर्णन तथा रस की भी प्रतिष्ठा संस्कृत महाकाव्यों की अनुकरण पर की गई है। फिर भी खड़ी बोली में महाकाव्य के रूप में प्रिय प्रवास के बाद यह दूसरा ऐसा प्रयास था जो राम कथा पर आधारित होते हुए भी अपनी समकालीन स्वरों के कारण काफी महत्वपूर्ण बन गया। खड़ी बोली जब काव्य के माध्यम से बनी तभी छंद का भी प्रश्न सामने आया। चूंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी खड़ी बोली के नए कवियों का मार्गदर्शन कर रहे थे तो उनके छंद का चुनाव भी असर बाकी कवियों पर हुआ। द्विवेदी जी को संस्कृत के गणवृत्त पसंद थे। उनकी देखा देखी मैथिली शरण गुप्त ने भी संस्कृत के गणवृत्त छंदों को अपनाने का प्रयास किया। अपने एक लेख में डॉक्टर नामवर सिंह ने विस्तार से छंदों की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है और यह भी बताया है कि क्यों हिंदी संस्कृत गणवृत्त के छंद उपयुक्त नहीं है। बहरहाल गुप्त जी शीघ्र ही संस्कृत के गणवृत्तों से निकलकर हिंदी के छंद हरिगीतिका की ओर मुड़ गए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र और मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा और शिल्प में मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा और शिल्प के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।